देखिए लास्ट हम लोग है ना मैग्नेटिज्म जब स्टार्ट किए तो उसमें आपको सिखाया गया था कि अगर किसी दिए गए मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी एक चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हैं और चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो हमारे बी फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो हमारे वेलोसिटी बी फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो ऐसे केस में उस पर लगने वाला फोर्स होता है बी क्यू भी साइन थीटा, करेक्ट है। और उस फोर्स के इफेक्ट में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा तो चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा, फोर्स कैसा होगा, इन सबसे रिलेटेड डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग लास्ट कर चुके। लेकिन आज उसी का एक स्पेशल केस निकाल के जिसपे सबसे बड़ा पोर्शन इस तरह का न्यूमेरिकल का बनता है, सबसे बड़ा पोर्शन बनता है जब हमारा वेलोसिटी बी फील्ड पे परपेंडिकुलर हो। एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखा है और वहां चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी आप दिए और वो वेलोसिटी हमारे दिए गए बी फील्ड पे 90 है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा ना, आज का पूरा क्लास लगभग इसी पे जाएगा। ध्यान से देखो और समझो। बोर्ड के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। ये हम बोर्ड के परपेंडिकुलर क्रॉस बना रहे हैं। क्रॉस का मतलब है बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड अंदर, बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड अंदर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। आप इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखे हैं, भाई ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इस रखे गए चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना, 0। वेरी गुड। क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि उसका भी 0 है। अगर आप आए और उसको एक वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किए, ऐसे मारे ऊपर, ये उसका भी है। अगर ये उसका भी है तो अपना राइट हैंड पाम रूल यूज करो। दिस इज बी फील्ड, दिस इज वेलोसिटी, पाम लेफ्ट की तरफ आ रहा, तो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा। मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में है, इधर ही बन जाएगा कहीं सेंटर, और इस सेंटर को ध्यान में रख के दिस चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंटर यहां क्यों हुआ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में सेंटर बनाओ और चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमना स्टार्ट कर देगा। चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमना स्टार्ट कर देगा, लगातार घूमते रहेगा, अभी रुकेगा ही नहीं। इस पूरे सिचुएशन में बिकॉज यहां वेलोसिटी दिए गए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर 90 है, परपेंडिकुलर है, तो आप जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर कंसिडर करके चलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू। हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं बी क्यू बी साइन थीटा। बिकॉज यहां वेलोसिटी बी फील्ड के ऊपर 90 है तो थीटा का वैल्यू है 90, बी क्यू बी साइन 90। तो यहां पे आप मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं बी क्यू बी, सही है, करेक्ट। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आया, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। देखिए हमेशा सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ते हैं या समझते हैं ना, तो एक लाइन ध्यान रखिएगा कि बॉडी सर्कुलर पाथ तभी कवर करता है जब वहां कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स हो। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं होता। चाहे तुम कोई भी सर्कुलर मोशन देख लो, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का मोशन, तो वहां ग्रेविटेशन है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। थ्रेड से बांध के किसी स्ट्रिंग से ब्लॉक को घुमा रहे, मास को घुमा रहे, तो वहां टेंशन है। कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही है, बिकॉज विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कैन नॉट मूव इन सर्कल। तो यहां पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आया, दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स
ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा एंड बॉडी शोज सर्कुलर मोशन, बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन शो करेगा, बॉडी शोज सर्कुलर मोशन। अच्छा, यहां तक तो हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं कि चलिए ठीक है, बॉडी सर्कुलर मोशन शो करेगा। तो अगर सर्कुलर मोशन शो कर रहा है जिसमें ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसको बाहर से कोई बैलेंस भी तो करेगा ना, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल कहते हो, mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, जब ये बॉडी मूव कर रहा है तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर से बैलेंस होगा। मैग्नेटिक फोर्स है bqb और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर बाय आर, दोनों तरफ v से स्क्वायर कैंसिल। क्या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आया mv बाई bq? देखिए, आज के पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझते जाना, बहुत बड़ा सेक्शन है, पूरा क्लास से भी ज्यादा हो सकता लग जाए। जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकिएगा, बॉडी ऑलवेज फॉलोज सर्कुलर पाथ। आपको कर्व दिखाई देगा, कर्व, लेकिन कर्व पैराबोलिक भी होता है, इलिप्टिकल भी होता है, सर्कुलर भी होता है। तो यहां कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ। बॉडी ऑलवेज फॉलो सर्कुलर पाथ एंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज mb बाई bq। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसा रहेगा? mb बाई bq। हमेशा बॉडी फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ पे मोशन, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा mb बाई bq। इसका बहुत सारा फॉर्मूला है। अब जो हम फॉर्मूला एक दो बता रहे हैं वो सब यहीं से निकला हुआ है। क्या mb को हम लोग मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं? p, ये रेडियस का दूसरा फॉर्मूला, मोमेंटम p बाई bq। अच्छा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन याद है आपको? √2m काइनेटिक एनर्जी बाई bq, ये रेडियस का तीसरा फॉर्मूला। हर फॉर्मूला एकदम काम का है, जैसा डाटा वैसा यूज। और आपको याद है काइनेटिक एनर्जी को अगर आप चाहेंगे ना तो पोटेंशियल के टर्म में भी लिखते हैं। आप लिखते हैं 2m, यहां q इंटू v बाई bq, ये रेडियस का तीसरा फॉर्मूला। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा चार्ज के केस में, इस सिचुएशन के केस में, mv बाई bq से निकालो। यहां b किसको स्टैंड करता है? स्पीड को। mv बाई bq, v किसको स्टैंड करता है? स्पीड को। p बाई bq, यहां p किसको स्टैंड करता है? मोमेंटम को। √2m काइनेटिक एनर्जी बाई bq, और यहां है √2m qb बाई bq, यहां भी किसको स्टैंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। जैसे हम बोलेंगे कि देखो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 50 वोल्ट से एक्सेलरेट करके मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा दिए, 50 वोल्ट से एक्सेलरेट करके मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा दिए, तो बताओ उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? तो यहां पे आप v के जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, यहां v किसको स्टैंड करता है? हम लिख दे यहां पर कैपिटल V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को स्टैंड करता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा देखो, जब ये चार्ज पार्टिकल इस पे घूमेगा, किसी भी पॉइंट पे अगर आप चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाना चाहते हैं तो बस पाथ पे टेंजेंट बना दीजिए, पाथ पे टेंजेंट बना दीजिए। और अगर आप फोर्स का डायरेक्शन बनाना चाहते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। हमेशा ध्यान रखना कि वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग लास्ट में भी सीखे थे कि वेलोसिटी और फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर इस सिचुएशन में बोले कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, चेंजेस और रिमेन्स कांस्टेंट? इट रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल का स्पीड है वो कांस्टेंट है। चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है वो कैसा है? कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस पर हम लोग लास्ट में भी बात किए थे ना। वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है।
ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर है? अब अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में इसको कितना समय लगेगा? सोच के बोलो कि पूरा एक सर्कल रोटेट करने में इसको कितना समय लगेगा? क्या पूरे, हाँ बोलो बोलो, 2 पाई आर बाई बी, पूरा एक सर्कल रोटेट करने में जो समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड, एंड द टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाई कांस्टेंट स्पीड v। आप इस टाइम पीरियड में 2 पाई बाई v लिख दीजिए और रेडियस के जगह पे आप जो फॉर्मूला निकाले थे mv बाई वी क्यू उसको लिखिए, तो आप देख पाएंगे कि v से v कैंसिल और t का वैल्यू आया 2 पाई m बाई वी क्यू। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड m बाई क्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम पीरियड वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब सर, कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में आप स्लो फेंके या कस के फेंके, दोनों केस में टाइम पीरियड सेम होगा। कारण क्या है सर? जबकि हम लोगों को तो लग रहा है कि कस के फेंकेंगे तो बड़ा सर्कल घूमेगा, जब आप कस के फेंकिएगा तो सर्कल बड़ा होगा क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा स्पीड होने से समय उतना ही लगेगा। 2 पाई आर बाई वी, भी से इंडिपेंडेंट है टाइम, टाइम डिपेंड करता है m बाई क्यू पे। हम बार बार बोल रहे हैं, याद रखना, भी से इंडिपेंडेंट है t। यहीं पे अगर तुमसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछ ले, याद रखना टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, एंड योर आंसर इज bq बाई 2 पाई m, bq बाई 2 पाई m। अब देखो, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखते हैं, समझना। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और आप यहां से 3 चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा को सेम स्पीड से अंदर फेंके हैं अंडर इफेक्ट ऑफ दिस बिफिल्ड। सेम स्पीड से फेंके, तीनों को सेम स्पीड से बिफिल्ड में फेंके। 3 पाथ आपको दिखाई दे रहा है, एक पाथ ये दिखाई दे रहा है, एक पाथ ये दिखाई दे रहा है, एक पाथ ये दिखाई दे रहा है। पाथ का नाम है, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। बताओ इसमें से कौन सा पाथ इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है, A, B या C? जल्दी बोलो सब कोई, कौन सा पाथ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है? क्यों? क्यों इस साइड जाएगा? उसका डायरेक्शन किधर होता है? थंब का डायरेक्शन किधर होता है? तो वैसे वेलोसिटी है कि वेलोसिटी ऐसे, बिफील्ड अंदर है ना, बिफील्ड अंदर है, वेलोसिटी किधर है? ऊपर है, पाम लेफ्ट में आ रहा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो लेफ्ट की तरफ घुमागा। आंसर सही है कि लेफ्ट की तरफ जाने वाला पॉजिटिव है और निगेटिव राइट की तरफ घूमेगा, इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है, तो सी इलेक्ट्रॉन है, ये पता चल गया, सी इलेक्ट्रॉन है। समझ पाए? अब बताओ, सी तो इलेक्ट्रॉन है, पता चल गया, अब ए और बी में कौन अल्फा और कौन प्रोटॉन है? तो इसका आंसर आपको रेडियस के इक्वेशन से लेना चाहिए, जिसमें r इक्वल्स टू एम बी बाई बी क्यू है, सबका सेम स्पीड है, सबको सेम बी फील्ड में फेंके हो, तो सोचो कि किसका m बड़ा है, आंसर गलत हो जाएगा। किसका q छोटा है, फिर आंसर गलत हो सकता है। आपको एक साथ दोनों को पकड़ के चलना होगा, कहने का मतलब m बाई क्यू। आपको यह सोचना पड़ेगा यहां कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल विथ m बाई क्यू, m बाई क्यू। अब तुम बताओ, देखते चलो, समझते चलो। m बाई क्यू अगर हम प्रोटॉन का लिखते हैं तो प्रोटॉन का मास
और प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव, करेक्ट ना। और जब हम लोग m/q अल्फा का लिखेंगे, आपको पता है अल्फा का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है और चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव। बताओ m/q किसका बड़ा है, देख के बोलो। अल्फा का। m/q अगर अल्फा का बड़ा है, m/q किसका बड़ा है, अल्फा का, तो रेडियस भी अल्फा का बड़ा है। समझ पाए? m/q अल्फा इज ग्रेटर देन m/q ऑफ प्रोटॉन, तो याद रखना रेडियस ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ ए का रेडियस बढ़ा ना, तो ए क्रॉसपॉन्ड किया अल्फा को और बी क्रॉसपॉन्ड किया प्रोटॉन को। ये है न्यूमेरिकल बनाने का तरीका, और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ऑब्जेक्टिव, ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। एक वर्ड बहुत बार बार यूज होता है इस सेक्शन में, और वो है स्पेसिफिक चार्ज। बोलो तो क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? ये बार बार आएगा। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाय मास रेशियो। रेडियस स्पेसिफिक चार्ज के साथ इनवर्सली है, क्योंकि m/q है, और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है q/m। तो अगर स्पेसिफिक चार्ज वर्ड करके आए ना कोई, तो समझ जाना कि वो q/m का बात कर रहा है। चार्ज पर यूनिट मास को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। क्लियर? नोट करो यहां तक। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें कुछ कुछ केसेस है जो आपको है ना अलग से न्यूमेरिकल में बहुत ढेर सारा कंसेप्ट के अंदर है ना पूछा जाता है। उन सारे कंसेप्ट पे है ना एक बार ध्यान लगाइए। सबसे पहला है साइडवेज डिफ्लेक्शन इन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, जरा सोच के आंसर दीजिएगा, प्रैक्टिकल। मान लीजिए जैसे इस रूम में लेफ्ट से राइट की तरफ एक बिफिल्ड है, लेफ्ट से राइट की तरफ एक बिफिल्ड है। अगर हम इस रूम में एक चार्ज पार्टिकल को आपकी तरफ ऐसे एम लगा के फेंकेंगे कि चलो है ना उसको हिट करना, ऐसे फेंकेंगे, ठीक है, तो बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड एकदम आपकी तरफ उसको पहुंचने देगा? चलो ये चार्ज पॉजिटिव है, सोच के बोलो तो क्या करेगा? अगर हम तुम्हारी तरफ एम लगा के फेंकेंगे तो क्या ये चार्ज पार्टिकल को एग्जैक्टली तुम्हारी तक पहुंचने देगा? देखिए बिफिल्ड उधर है, वेलोसिटी इधर है, पाम नीचे ना, तो वो उसको नीचे घुमा देगा। जाना चाहिए सीधा, वो सीधा नहीं जाएगा, वो नीचे घूम जाएगा। उसी तरह से आपसे बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि देखिए भाई मैग्नेटिक फील्ड का एक विड्थ है, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए तो वो अपने पाथ से कितना घूम गया। फिगर देखोगे ये ज्यादा चीज आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। मान लो जैसे आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जिसमें क्रॉस के फॉर्म में हम बिफिल्ड आपके लिए बना के रखे। क्रॉस का मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, और इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन का थिकनेस है T। आप इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को इधर से प्रोजेक्ट किए, चार्ज की वेलोसिटी भी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सीधा जाता चार्ज, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के रहने से, मैग्नेटिक फील्ड के रहने से ये चार्ज सीधा नहीं जाएगा। बोलो किधर मुड़ेगा? नीचे या ऊपर? ऊपर। आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को बिफिल्ड की तरफ करें, थंब को ले जाए वेलोसिटी की तरफ, तो पाम ऊपर आ रहा है, तो पाम ऊपर आने से ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा। रीजन है कि इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में कहीं बन जाएगा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और इसी को सेंटर मान के ये उसके चारों तरफ सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा। पूरा लाइन सुनिएगा अच्छे से। इसी को सेंटर मान के उसके चारों तरफ ये सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा, लेकिन जहां बिफिल्ड खत्म होगा वहां से टेंजेंशियली सेम स्पीड से निकल जाएगा। हम बोले टेंजेंशियली सेम स्पीड से निकल जाएगा, क्योंकि स्पीड तो चेंज होता नहीं, जो चेंज होता है वो वेलोसिटी है, डायरेक्शन है। ये लाइन समझ में आया? अब यहां पे गौर करो डाटा को लेके, पॉइंट्स देखिए, यहां सी है, इस पॉइंट को आप ए लिख लीजिए, इस पॉइंट को आप स्मॉल बी लिख लीजिए,
लेट दिस एंगल इज थीटा। थोड़ा सा फिगर पे ध्यान रखना, अभी कुछ नोट करना बंद कर दो, फिगर समझो। मेन खेल यहां सब फिगर डायरेक्शन इन्हीं सब का होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा, फिर ये एंगल थीटा होगा। रहने दो। अगर ये रेडियस है, रेडियस तो है ही ना, क्योंकि सेंटर है, ये सर्कुलर पाथ चल रहा है, तो ये तो रेडियस है। और सी से लेके ए तक ये भी तो रेडियस है ना, सी से लेके ए तक ये भी क्या है, रेडियस है। ये रेडियस है, ये थीटा है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू है आर का कॉस थीटा। नहीं समझा? समझ में आ रहा? देखो ये रेडियस है, ये थीटा है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू आर कॉस थीटा, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू ये पूरा फिर से रेडियस। तो जो साइडवेज डिफ्लेक्शन है, जिसको आप चाहो तो एस वाई नाम दे दो, क्या वो आर माइनस आर कॉस थीटा है? देखो अभी न्यूमेरिकल नीचे पहुंचा भी नहीं, खाली फिगर के हिसाब से आपका वैल्यू आ गया आर माइनस आर कॉस थीटा। साइडवेज डिफ्लेक्शन कितना? आर माइनस आर कॉस थीटा। अब साइडवेज डिफ्लेक्शन निकालने का मतलब रेडियस निकालना है, और रेडियस के साथ साथ कॉस थीटा निकालना है। रेडियस निकालना तो आसान है, हम लोग तो रेडियस का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर एक लाइन में चाहो तो लिख दो, एम बी बाई बी क्यू पढ़ चुके, तुम पी बाई बी क्यू पढ़ चुके, तुम रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई बी क्यू देखे, तुम रूट अंडर 2m क्यू इंटू भी बाई बी क्यू देखे। इतना सारा चीज हम लोग देख चुके। जैसा डाटा रहेगा उसका यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। रेडियस तो मिल चुका, कहीं से थीटा भी तो चाहिए, और थीटा हमेशा तुमको इस तरह के फिगर में ए सी बी, इस पॉइंट को नाम ले लो डी, इस ट्रायंगल से मिलेगा। देखिए अच्छे से देखिए और समझिए, इन ट्रायंगल सीबीडी क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा विल बी इक्वल टू थिकनेस बाय रेडियस? देखिए तो अच्छे से, क्या आप यहां पे साइन थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड का थिकनेस रीजन आएगा और हाइपोटेनस में रेडियस आएगा। रेडियस पहले से निकला हुआ, थिकनेस जनरली गिवन रहता है, ठीक है? तो आपको साइन थीटा मिला। साइन थीटा से कैन यू फाइंड कॉस थीटा? नहीं, साइन थीटा से कॉस थीटा इतना सन्नाटा छा जाता है। साइन थीटा से वी कैन फाइंड कॉस थीटा। सो साइडवेज डिफ्लेक्शन इज आर माइनस आर कॉस थीटा। आराम से साइडवेज डिफ्लेक्शन निकालना होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा निकालो। दो तरह का न्यूमेरिकल पोर्शन पे ध्यान रखना, एक जो तुमसे बोले साइडवेज डिफ्लेक्शन और एक जो तुमसे बोले एंगुलर डिफ्लेक्शन। एंगुलर डिफ्लेक्शन तो थीटा है, एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना? थीटा, तो वो तो तुम साइन थीटा से ही निकाल लोगे। अगर एंगुलर डिफ्लेक्शन निकालना पड़े, अगर हम लोगों को एंगुलर डिफ्लेक्शन चाहिए तो इसका मतलब थीटा चाहिए, एंड थीटा कैन बी रिटन एज, यहां से आ जाओ, यहां से थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स टी बाई आर, एंगुलर डिफ्लेक्शन। एक और तरह का न्यूमेरिकल यहां बहुत खूब अच्छे से पूछा जाता है। देखो इंटर करते समय क्या मेरा वेलोसिटी केवल x में था? निकलते समय क्या मेरा वेलोसिटी केवल x में है? नहीं, निकलते समय अगर आप वेलोसिटी को देखिएगा, निकलते समय अगर आप वेलोसिटी को देखिएगा तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है। सी दिस, x कंपोनेंट इज v cos थीटा एंड y कंपोनेंट इज v sin थीटा। तो कोई अगर चाहेगा तो निकलते समय वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म लिख सकता है v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। इसीलिए मैग्नेटिज्म में विदाउट टेकिंग अ वेरी मच कैलकुलेशन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स बनता है। तुमसे बोलेगा कि देखो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जिसका विड्थ है 10 सेंटीमीटर, एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया, बताओ जब वो मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? व्हाट इज योर आंसर? जीरो और नॉन जीरो? व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? जीरो और नॉन जीरो? नॉन जीरो।
आप स्पीड मत पकड़िए भाई, स्पीड तो आपको मालूम है स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी कोई लिखेगा v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप माइनस करेगा इनिशियल वेलोसिटी v i कैप, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। समझ पा रहे हो? सर थीटा कहां से निकालेंगे? तो थीटा यहां से निकाल लेंगे। अगर साइडवेज डिफ्लेक्शन पूछा तो यहां से निकाल लेंगे। सर इसके लिए रेडियस कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। सब कुछ कोरिलेट है, क्लियर है? और ढेर सारा आपको न्यूमेरिकल इस पे मिलता है। चलिए हम आपके HCV में एक क्वेश्चन है उसको हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन है अंदाजन शायद 38, शायद 38। उस क्वेश्चन में लिखा है कि जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का थिकनेस है वो थिकनेस अप्रोक्सीमेटली mv बाई bq है। तुमसे एंगुलर डिफ्लेक्शन पूछा, एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगुलर डिफ्लेक्शन पूछा है। तो अगर वो थिकनेस, ये थिकनेस mv बाई bq है मतलब रेडियस है, इसका मतलब क्या? रेडियस है ना। तो क्या मेरे इस साइन थीटा का वैल्यू जिसको हम लोग अभी पढ़ाई किए t बाई r, वो r बाई r आने से 1 आएगा? और 1 का मतलब थीटा 90 है। क्या तुम सोच पा रहे हो थीटा 90 होने का मतलब क्या है? थीटा 90 होने का मतलब देखो ये है, ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर है। जब तुम चार्ज पार्टिकल को इधर से फेंके, जब तुम चार्ज पार्टिकल को इसमें ऐसे फेंके तो इधर कहीं सेंटर बनेगा और ये इसको पकड़ के इस तरह से घूमेगा कि निकलते समय सीधा ऊपर निकले, निकलते समय सीधा ऊपर निकले, तब ना ये एंगल 90 होगा। समझे? 90 का मतलब ऐसे निकले। फिर उसी न्यूमेरिकल में थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो बोला गया कि T विल बी इक्वल्स टू mv बाई 2bq। mv बाई 2bq का मतलब r बाई 2 है ना। तो थोड़ा सा साइन थीटा में t बाई r के जगह पे अगर r बाई 2 पुट कर दोगे तो 1 बाई 2 आएगा। इसका मतलब थीटा 30 डिग्री ना, सही। तो अब आप अगर इस रीजन को बनाइएगा ना बेहतरीन तरीके से, ऐसे बनाइए, थिकनेस थोड़ा कम दिखाइए, ये बी फील्ड अंदर। जब आप चार्ज पार्टिकल को यहां फेंके हैं तो इधर कहीं सेंटर बन जाएगा, इसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट करेगा, यहां से बाहर आ जाएगा। और जब वो वहां से बाहर निकलेगा तो ये एंगल आपका थीटा 30 डिग्री है। समझ पाए? इसी में एक तीसरा क्वेश्चन है जो आपके कॉमन सेंस पे बेस्ट है, मैथमेटिक्स पे नहीं। यस दोनों तो मैथमेटिक्स से बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, कॉमन सेंस। बोला गया है कि थिकनेस विल बी इक्वल्स टू 2mv बाई bq। अच्छा, 2mv बाई bq का मतलब ट्वाइस रेडियस। तो जो मैथमेटिक्स पकड़ के बैठे हैं t बाई r लिखेंगे वो तो बोलेंगे सर 2 साइन थीटा 2 पॉसिबल है। व्हाट इज योर कॉमन सेंस? साइन थीटा 2 आ रहा है, उसमें कॉमन सेंस क्या है? क्या डेविएशन नहीं होगा? काय सीधा चल जाएगा? आज क्या हो जाएगा ऐसा कि सीधा चल जाएगा? क्या? कस के बोलो, सुनाई दे रहा है। हाँ, वहां से नहीं निकलेगा तो होगा क्या? घूमते रहेगा, घूमते नहीं रहेगा, वापस आ जाएगा बट आफ्टर ट्रैवलिंग 180 डिग्री। हम जो बोलना चाह रहे हैं ना, एक्चुअली हम कुछ खोज रहे हैं, वैसा हमको मिल नहीं रहा है। चलो हम तुमको ऐसे ही दिखाते हैं अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो बारिश हो रहा है, भगवान की कृपा है। देखिए, अगर आप है ना देखिएगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट खतरनाक है, ज्यादा मत करिएगा। देखिए, मान लीजिए मेरे हाथ के टिप पे है ना चार्ज पार्टिकल है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल। अगर मेरा हाथ यहां से नजदीक है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। मेरे हाथ का मतलब है रेडियस,
मेरे हाथ का मतलब है रेडियस। अगर हम इस बोर्ड से रेडियस से ज्यादा दूर रहेंगे ना, रेडियस से ज्यादा दूर रहेंगे तो मेरा हाथ ऐसे सीधा जाएगा, चार्ज पार्टिकल घूम के वापस आ जाएगा। बोलो है? आपका अगर हाथ नजदीक रहेगा ना, हाथ बोले तो रेडियस, तब उस चार्ज पार्टिकल को निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ बहुत बड़ा है, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ बहुत बड़ा है, या बोलो तो वेलोसिटी कम है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से इंटर कर रहा है, इधर बनेगा कहीं सेंटर, इसके चारों तरफ ये घूमना स्टार्ट करेगा और फिर वापस यहां से बाहर आ जाएगा। एक बार अगर तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का जो थिकनेस है वो केवल रेडियस से बड़ा हो जाए, हम तो दुगना बोल भी नहीं रहे, हम तो बोल रहे रेडियस से थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल को पूरा घूमने का मौका मिल जाएगा। चार्ज पार्टिकल को पूरा घूमने का, देखो बाहर ऐसा क्यों निकल जाता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जा रहा है तो यहीं से निकल जाता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो यहां से ऊपर निकल गया। अब अगर आप इससे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिएगा तो निकलेगा ही नहीं, वापस घूम के आएगा। इसलिए एंगुलर डिफ्लेक्शन 180, एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना? 180। तो ऐसा क्वेश्चंस आपके सामने रहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपके सामने बोले, जरा सुनिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन आप ही को करना है। एचसीबी सेक्शन में ही जब आप पढ़िएगा, मास्टर दी एनसीईआरटी बनाइएगा, हम लोग का और भी क्वेश्चन जो सेट है उन सबको सॉल्व कीजिएगा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला ना कि एक बुलेट को फायर किया गया है किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए। बुलेट का जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है, लेकिन उस रीजन में बुलेट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है और बुलेट के ऊपर कुछ चार्ज है। तो बोला गया कि वो टारगेट को कितने दूरी से मिस कर जाएगा। अगर आप सीधा सीधा एम टारगेट पे लगाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो सीधा जाने नहीं देगा ना, वो तो इधर इधर जैसा भी आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में घुमा देगा। तो जब आप ये डिस्टेंस कवर कीजिएगा तो आप एक्चुअली उस टारगेट पे नहीं पहुंचेगा, टारगेट की जगह कुछ और दूरी पे पहुंचेगा। उसी को कहते हैं साइडवेज डिफ्लेक्शन, उसी को कहते हैं साइडवेज डिफ्लेक्शन। समझ पा रहे हो? तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए आप इस टॉपिक पे ऐसे रिलाई करते हैं। साइडवेज डिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ आपके सामने। ठीक है, अब देखो एक और तरीका बहुत अच्छा है, जरा सोच के बताना, इस सेक्शन में बताना जरा सोच के। मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन। इधर से हम लोग वर्ड सुनिएगा, यूनी पॉजिटिव आइसो आइसोटोप्स को लिए, यूनिट पॉजिटिव आइसोटोप्स को इधर से प्रोजेक्ट करके अंदर भेजे। बिफील्ड बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा क्या निकलते समय क्या होगा? निकलते समय क्या होगा बोला, सोच के बोलो, क्या दोनों आइसोटोप एक साथ निकलेगा? इसको आइसोटोपिक प्रॉब्लम कहते हैं। इस पे आपको 3-4 क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए भाई, यूनि पॉजिटिव बोल दिया मतलब सबके प्लस चार्ज है, एक प्लस। ठीक है, एक प्लस अगर है तो रेडियस किसका कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा ये उसके मास पे डिपेंड करता है। आइसोटोप्स का मास सेम होता है या डिफरेंट? डिफरेंट होता है। अगर मास डिफरेंट होता है तो रेडियस भी सबका डिफरेंट होगा। अगर रेडियस सबका डिफरेंट होगा तो एक आइसोटोप इस पाथ से निकलेगा बाहर, तो दूसरा आइसोटोप किसी दूसरे पाथ से निकलेगा बाहर। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज आइसोटोप्स को सेपरेट करने में भी किया जाता है। जैसे आपके सामने मान लीजिए पोटेशियम का 2 आइसोटोप है, एक 39 और एक 41 मास नंबर का। दोनों को यूनि पॉजिटिव कर दिया जाएगा। एक सैंपल में दोनों आइसोटोप्स मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? वो चौक पीस थोड़ी ना है कि ब्लू कलर अलग कर दिए, ग्रीन कलर अलग कर दिए। तो आप उस पूरे सैंपल को
एक सर्टेन वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में फेंकिएगा, मैग्नेटिक फील्ड से घूम के जब वो बाहर आएगा ना, तो एक आइसोटोप ऊपर तो एक आइसोटोप नीचे मिलेगा, दोनों अलग होगा। इसको आइसोटोपिक सेपरेशन कहते हैं, यूज बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के सहारे किया जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो सबका अपना अपना रेडियस होगा, रेडियस mv/bq से आप रेडियस देखिएगा, चार्ज तो दोनों का सेम है, तो जिसका जितना बड़ा मास होगा उसका बड़ा रेडियस, जिसका जितना कम मास होगा उतना छोटा रेडियस। क्लियर है, नोट करो इतना। देखिए अभी तक का जो भी डिस्कशन आप किए ना, उसमें एक चीज बहुत कॉमनली डिस्कस है, शायद आपको फिगर्स में उतना समझ में आ रहा होगा, कि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से किसी चार्ज पार्टिकल को फेंके हैं ना, तो वो कभी भी कंप्लीट सर्कल रोटेट नहीं करेगा। देखो यहां का पाथ, बाकी कोई भी पाथ आप देख लीजिए, पूरा होल सर्कल नहीं है। इफ एनी चार्ज पार्टिकल if any charge particle is projected inside baffled from outside, it never completes whole circle, वो पूरा सर्कल कभी रोटेट नहीं करेगा। उसका बहुत सारा एग्जांपल तो अभी आपके सामने बना है, एक दो और हम आपको है ना फिगर वाइज समझाने का कोशिश करते हैं, जरा देखिए। लेट दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ये हम लोगों के पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। आप इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो एक चार्ज पार्टिकल को आप इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट करते हो, क्यू भी। देखो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये सीधा जाता, देख के बताओ। बेफील्ड है बोर्ड के अंदर, तो इस चार्ज पार्टिकल पे जैसे ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, फोर्स किधर लगेगा? इधर। कभी भी फोर्स इधर नहीं लगेगा, फोर्स हमेशा भी पे 90 होता है, भी पे 90 होगा। अब ऊपर होगा या नीचे होगा एक अलग बात है। तो आप इधर कर रहे फिंगर ऐसे, तो पाम इधर है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ये मैग्नेटिक फोर्स है, इधर ही कहीं बन जाएगा सेंटर। देखो मैग्नेटिक फोर्स जो इस सिचुएशन में आप ले रहे हो ना, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिले ना, उधर सेंटर बनता है, और उसी सेंटर के चारों तरफ वो घूमना स्टार्ट करता है। ये सेंटर रहा, यहां से पकड़ के चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ एक सर्कल में घूमेगा, ऑलमोस्ट बनाने का भरसक प्रयास है, जितना बन पाया, और फिर यहां से टेंजेंशियली बाहर आ जाएगा। फिगर पे ध्यान देना, ऐसा बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स आपके पास है, ठीक है, ये छोटा न्यूमेरिकल नहीं है, बड़ा है। तो आपके पास इस तरह से चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यहां पे है सेंटर, इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी नाम दे दो, एकदम तय रखना कि यहां पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, हर बार बनेगा। लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगेन जब निकलेगा तो भी एंगल थीटा ही होगा, सेम स्पीड से निकलेगा ना, स्पीड नेवर चेंजेस, सेम स्पीड से निकलेगा। ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो क्या यहां पे हम बोल सकते हैं 2 थीटा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस इज 2 थीटा, ताकि तीनों का सम हम लोगों का 180 हो जाए। ये 2 थीटा है। अब बताओ जरा कि आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाया? क्या आर्क मेरा 2 पाई माइनस 2 थीटा बनाया? सही, 2 पाई माइनस 2 थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या ये पाथ पूरा का पूरा सर्कल है कि सर्कुलर पोर्शन है, मतलब पोर्शन ऑफ द सर्कल? करेक्ट,
होल सर्कल कभी कंप्लीट नहीं होगा अगर आप बाहर से फेंके। तो बोले सर आज तो आप एक पहला टॉपिक पढ़ाए थे उसमें पूरा गोल बनाए थे, हम उसमें चार्ज पार्टिकल को पहले से बी फील्ड में रखे थे, याद करना पहले रखे थे। हम आपसे पूछे तो आप बोले सर 4-0 होगा, फिर हम आए बोले कि देखो ऐसे मारोगे ना तो चलेगा, और फिर घुमाए, उसको बाहर से हम फेंके नहीं थे। कंसेप्ट समझ में आ रहा? ठीक है, बाहर से अगर फेंकिएगा मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी ये पूरा सर्कल रोटेट नहीं करेगा। क्लियर है? आपसे इसमें पूछा जाता है कि भाई बताओ कि ये आर्क का लेंथ कितना है। आर्क लेंथ नहीं बोलेगा वो, तुमसे ऐसे बोलेगा दिस इज लेंथ ऑफ, या यू कहो पाथ लेंथ ऑफ चार्ज फॉलोड। जो हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में पाथ फॉलो कर रहा है उसका लेंथ ये है आर्क। सेंटर पे एंगल कितना बनाया है 2 पाई - 2 थीटा। और कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि आखिर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कितने देर तक रहा। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कितने देर तक रहा, कितने देर तक रहा मतलब हमसे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर वहीं से आंसर निकलेगा। अगर पूरा सर्कल घूमता तो कितने देर तक रहता, टाइम पीरियड आज निकाला 2 पाई m/bq। अगर पूरा सर्कल घूमता तो कितने देर के रहता 2 पाई m/bq। तो सर अगर ये आर्क लेंथ मालूम है तो टाइम स्पेंट इनसाइड बी फील्ड ये हमेशा होता है दैट T विल बी कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 पाई और ब्रैकेट में एंगल फॉर्म्ड बाई सर्कुलर पाथ, या सर्कुलर पाथ या आर्क बोल लो। जो आर्क है सर्कुलर का, सर्कल का, वो कितना एंगल फॉर्म करेगा उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप इस तरीके से लेके चलिए। समझ गए? यहां तक कोई डाउट? देखिए मैग्नेटिज्म जो है ना, पिछले दिन भी बोले, आज भी बोलेंगे, आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। ये कैलकुलेशन से ज्यादा कंसेप्ट है। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह 4 मिनट नहीं लेगा बनाने में। अगर कोई न्यूमेरिकल आया ना तो तुमको 4 मिनट नहीं लगने वाला, 5 मिनट बनने वाला, वो बनेगा 1 मिनट में। लेकिन उस 1 मिनट में तुमको डायरेक्शन बहुत सही तरीके से सोचना होगा। यहां कैलकुलेशन के नाम पे कोई बहुत बड़ा चीज आता नहीं। ठीक है, आप देखिए ना पूरा बोर्ड पे अच्छा से अच्छा सब कैलकुलेशन चल रहा है, लेकिन छोटा छोटा चीज चलता है। यहीं पे देख लीजिए थीटा 90 - थीटा 2 थीटा, यहां कितना आया, ये आ गया, इतना टाइम आ गया। तो ऐसे चीज चलता है। क्लियर है? अब सोचो इसका लास्ट सेक्शन तुम समझो। अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड पे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अगर बी फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो, नाउ सी दिस, if velocity of projection is not perpendicular to B field, मतलब आपका जो थीटा है ना वो 90 नहीं है, 180 भी नहीं लेना, 0 भी नहीं लेना। ये 3 चीज सोचना, क्योंकि 180 और 0 लेने में तो ऐसे भी कोई काम है नहीं, क्योंकि उस समय मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा 0। 180 या 0 में तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ही 0 है। 90 लेना नहीं है, 90 का पढ़ाई हो चुका जितना करना था। अब हम इन तीनों से हट के सोच रहे हैं। मान लीजिए ये आपके पास बी फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल को आप इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा। तो हमारे वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा जिसको हम बी फील्ड के पैरेलल दिखाएंगे और एक पर कंपोनेंट होगा भी परपेंडिकुलर। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो हमारे बी फील्ड पे 90 है, परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट होता है। अभी जरा बताओ तो इस बोर्ड पे देख के, चार्ज पार्टिकल है मेरा पॉजिटिव, हम लिखना भूल गए, प्लस क्यू। बताइए फोर्स किधर लग रहा है?
इतना देर करता है ना सोचने में, लगता है कि है ना पता नहीं। आप प्रैक्टिस किए हैं घर में? क्या आप आधा घंटा बैठ के अपने राइट हैंड से यूज कर करके सारा डायरेक्शन पकड़े? अगर आप नहीं दिए हैं तो आप टॉपिक के सिंसियरिटी को नहीं समझ रहे हैं। बिना डायरेक्शन मैग्नेटिज्म में एक लाइन नहीं चल पाओगे। तुम देख रहे हो पूरा बोर्ड भरते जा रहा है सब, लेकिन स्टार्ट कहां है? डायरेक्शन किधर? किधर घूमेगा, किधर घूमेगा, किधर घूमेगा, यही तो बार बार पूछ रहे। फिंगर्स, थंब, पाम, हो गया। पाम अंदर, इसका मतलब फोर्स अंदर। तो जब हम इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में ऐसे फेंकेंगे ना, तो चार्ज पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो उसको घुमाना स्टार्ट करेगा, हम बोले अंदर। और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है वो इस सर्कल के सेंटर को आगे ले जाएगा। दोनों चीजें मिलाइए। भी परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? भी परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को घुमा रहा है, और भी पैरेलल क्या कर रहा है? घूमने के साथ साथ इसके सेंटर को आगे बढ़ा रहा है। इस कंबाइंड मोशन को तुम स्पाइरल मोशन बोल सकते हो। फिजिक्स में इसको कहते हैं हेलिक्स, हेलिकल पाथ। इस तरह का मोशन आप फिगर में ऐसे दिखाएंगे। यह आपका बेफिल्ड है, यह आपका वेलोसिटी है, यह एंगल थीटा है, और आपका चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से घूम रहा है। इसको कहते हैं हेलिकल पाथ, हेलिक्स, हेलिकल पाथ या हेलिक्स। क्लियर है? हेलिक्स में 3 टर्म आता है। सबसे पहला आता है रेडियस ऑफ हेलिक्स। याद रखना, रेडियस ऑफ हेलिक्स वही है mv/bq जो आप पहले ही डिराइव किए। लेकिन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो उसको घुमाने का काम कर रहा है, बोलो कौन है घुमाने वाला कंपोनेंट? भी परपेंडिकुलर ना, तो आपको यहां पे भी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना, पूरा भी नहीं लेना है। जैसे ये भी है और ये 60 डिग्री एंगल है, तो आपको इधर का भी साइन 60 लेना है। आपको भी नहीं लेना, भी के जगह पे भी का परपेंडिकुलर वाला हिस्सा लेना, भी परपेंडिकुलर dq। अब टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स, टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो m/bq होता है। यहां भी हो जाएगा 2πm/bq। टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स का मतलब समझे? देखो यहां से फेंके, यहां से फेंके तो एक बार घूमेगा तो फिर यहां आएगा ना। एक सर्कल रोटेट किया, एक बार घूमा, एक सर्कल रोटेट हुआ, तो एक सर्कल रोटेट करने में उसको कितना समय लगेगा? दैट इज टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स। अब जरा आप फिगर पे शायद या मेरे सिचुएशन पे ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दीजिए। आप फेंके थे यहां से, एक सर्कल रोटेट करते करते पहुंच गए यहां, तो इतना डिस्टेंस कवर किया ना उसका सेंटर, उसको कहते हैं पिच। यहां से यहां तक का दूरी समझ पा रहे हो ना, इसको कहते हैं पिच, पी। अच्छा बताओ तो इसके सेंटर के आगे बढ़ने के पीछे का कारण कौन है? भी पैरेलल, भी पैरेलल। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में आखिर इसका सेंटर क्या भी पैरेलल इंटू टी आगे बढ़ जाएगा? देखिए भी पैरेलल है जो उसको आगे बढ़ा रहा है, और कितने समय के लिए आप बात कर रहे हो? एक साइकिल। एक साइकिल में जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया उसको कहते हैं पिच। दिस इज पिच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आसान है लेकिन है इंपॉर्टेंट। पिच क्या होता है? तो लीनियर डिस्टेंस, covered by center of circle in one time period। एक टाइम पीरियड में कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करा उसी को कहते हैं हम लोग पिच। कहीं कोई डाउट समझने में? बोलो बोलो, कोई डाउट है? अब हमको कुछ इसमें एक्स्ट्रा समझाना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, हो सकता है आप उस तरीके से इमेजिन नहीं कर पाए। ये जो तुमको सर्कल दिखाई दे रहा है सब, उसका सेंटर किस पे है? बी फील्ड पे है क्या?
इसलिए इस फिगर को अच्छा होगा क्या ना, आप ऐसे बनाए। मान लो यहां बिफिल्ड ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप चार्ज पार्टिकल को इसमें प्रोजेक्ट किए, तो चार्ज पार्टिकल के प्रोजेक्शन के बाद ये ऐसे चलेगा। इस भी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। तो भी परपेंडिकुलर की वजह से ये घूमना स्टार्ट किया और भी पैरेलल की वजह से इसका सेंटर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। क्या समझ पा रहे हो? और थोड़ा क्लियर रखो, थोड़ा और समझो। इमेजिन करो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, मेरे दिमाग में चल रहा है, आपको भी वैसे ही सोचना होगा। जहां मेरा मोबाइल है वो ओरिजिन है, इधर है आपका एक्स एक्सिस, या मान लो बिफिल्ड इधर है, बिफिल्ड इधर है, बिफिल्ड इधर, ऊपर की तरफ है एक एक्सिस वाई एक्सिस और एक एक्सिस इधर है। जब हम मोबाइल के जहां है मेरा मोबाइल, वहां से हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे, तो क्या मेरा फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा, इधर मेरी तरफ? सेंटर यहां होगा, सेंटर यहां होगा। तो देखो चार्ज पार्टिकल यहां से है ना, इसको सेंटर मान के ऐसे घूमेगा। ये मत सोचो कि मोबाइल को पार करके तुम्हारी तरफ आ जाएगा, इस एक्सिस को बार बार टच करेगा, लेकिन उसका सेंटर यहां है। समझ रहा? सेंटर यहां नहीं है, इसलिए ये मत सोचिएगा ना कि ये पॉइंट सेंटर है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि यहां से जब आप फेंके तो चार्ज पार्टिकल इधर घूम रहा है, इधर इस लाइन के उधर जा ही नहीं रहा है, इस लाइन के उधर नहीं जा रहा है, बार बार आ रहा है, घूम के यहां से टच कर रहा, फिर जा रहा है, टच कर रहा, फिर जा रहा है, टच कर रहा। तो एक्सिस को समझो। अगर हम तुमसे इस फिगर में पूछे कि इस सर्कल का सेंटर बोर्ड के अंदर है या बाहर? अंदर है। इस सर्कल का सेंटर इस बोर्ड पे नहीं है, सर्कल का सेंटर बोर्ड के अंदर है। क्या ये चार्ज पार्टिकल कभी बोर्ड के बाहर आ पा रहा है? कभी नहीं आ रहा है। ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, फिर बोर्ड के प्लेन को टच कर रहा, फिर अंदर चल जा रहा, फिर बोर्ड के प्लेन को टच कर रहा, फिर अंदर चल जा रहा। समझ पा रहे हो? तो ऐसा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, इसी को हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना।